हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। मैं हिमांग द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो आइए जानते हैं इतिहास को। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रीय घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। पंचमार्ग कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। किसे? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृत है? स्टुअर्ट पिगट की। किसकी? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से? हाथी गुफा अभिलेख। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम नियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वी स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम नियोजित इतिहास वी स्मिथ ने तैयार किया था। इतिहास को हम लोग 3 काल में विभाजित करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल है मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल है 3000 पूर्व ईसा से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल है 600 ईसा पूर्व से आगे। प्रागैतिहासिक काल में आता है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन पढ़ने योग्य नहीं थे, अपठनीय थे। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध थे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप विद्वान ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद व्यासों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किसका उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ट लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। नारद स्मृति में
गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्र संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन ही पुरालेख विद्या है। शिलालेखों का अध्ययन ही पुरालेख विद्या है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। किसे? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला के नाम से। किससे? रेहला के नाम से। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। आइए जानते हैं प्रमुख अभिलेख व उनके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध है प्रतिहार नरेश भोज से। किससे? प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारियाँ मिलती हैं? शुंग काल की। किसकी? शुंग काल की। ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो शियूकी में। किसमें? शियूकी। ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन शियूकी पुस्तक में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। किसका? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। आइए जान लेते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक, उनका समयकाल, रचनाएं और यात्री विवरण। फाहियान समयकाल था इसका 399 से लेकर के 414 ईस्वी। रचनाएं इसकी भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देवनिर्मित बताया है। हेनसेंग, इसका समयकाल था 629 से लेकर के 645 ईस्वी। रचना थी इसकी शियूकी, पाश्चात्य संसार के लेख। यात्री विवरण। हेनसेंग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग जो लेखक था वो 673 ईस्वी से लेकर के 675 ईस्वी तक इसका समयकाल है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचना है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है।
आइए जानते हैं पाषाण काल को, स्टोन एज। पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का समय है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। और पुरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का समय है 26 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरा पाषाण काल का समय है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पुरा पाषाण काल का समय है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्यों कहलाता है? क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए मानव जो था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किसे? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। कहाँ से? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। और हमें चूड़ियों के जो साक्ष्य है वो भी कालीबंगन से ही प्राप्त होते हैं। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किसके रूप में? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किसका? तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। कब से? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जो था वो जौ था। चकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से। चकोलिथिक युग को अन्य नाम ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये जान लेते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल। इनाम गांव राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है कौन? दायमाबाद। नवादा टोली इसका राज्य है महाराष्ट्र। इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण। निवासा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्रवती ये जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। क्या मिला है? काले मृद भांड
सफ़ेद रैखिक से चित्रों से सजे हुए। नवपाषाण काल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुब्बाक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुब्बाक ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। भारत के भीमबेटका मध्य प्रदेश से आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। बर्तन बनाने के सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। किससे? निम्न पुरापाषाण काल। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। कौन सी? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। किससे? निम्न पुरापाषाण काल। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। किससे? पुरापाषाण काल। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतक लोगों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।